आज के टाइम में तो हर आदमी इतना स्ट्रेस्ड आउट है डायबिटीज़ को लेके, हाइपरटेंशन को लेके। लगभग 90 मिलियन से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे डायबिटिक हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? हमारे यहाँ की जो लाइफ स्टाइल हो गई है, खाने पीने का भी काफ़ी डिस्टर्ब है। जो हम लोग पहले के ज़माने में जो हमारी लाइफ स्टाइल थी, मॉर्निंग में समय से उठना, समय से खाना खाना, समय से काम पर जाना, समय से सोना, ये इस समय ऑलरेडी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुका है। डॉक्टर, अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो क्या उसको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी? इसकी दो चीज़ें डिवाइडेड रहती हैं, एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है कार्डियक अरेस्ट। इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? तो अगर हमारी इन धमनियों में ब्लॉकेज आ गया तो उस एरिया में जहाँ की वो सप्लाई करती हैं, उस एरिया में खून का बहाव रुक जाएगा, तो वो डैमेज होने लगेंगी, इसीमिया हो जाएगी वहाँ पे। जब वो इसीमिया हो जाएगी तो चेस्ट पेन करेगा, इसे हार्ट अटैक। मैं प्री डायबिटिक हो रहा हूँ और मुझे पता करना हो कि ये क्या है, तो क्या सिम्टम्स हमारी बॉडी देना शुरू करती है? वैसे तो डायबिटीज़ के 3 सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं और किताबों में लिखे होते हैं कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीपेनिया। ज़्यादातर लोग डॉक्टर का प्रोफेशन इसलिए भी चूज़ करना चाहते हैं कि इसमें पैसा बहुत है। देखिए, पैसा तो आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जिन्होंने अपना MBBS KGMU और अपना MD SN मेडिकल कॉलेज आगरा से किया है। इन्होंने राष्ट्रपति, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट को भी ट्रीट किया है और ऐसे बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को ट्रीट किया है। आज इनसे पूरे पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ एक्चुअली क्या होता है, शुगर से ही डायबिटीज़ है या नहीं, डायबिटीज़ के सारे रीजंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और ब्लड प्रेशर। दो टॉपिक्स इतने कॉमन जो इंडिया में है, लगभग इंडिया की 11.4% पॉपुलेशन इससे प्रताड़ित है। मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा पॉडकास्ट देखें और इसके माध्यम से समझें कि हम कैसे BP कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने डायबिटीज़ को ना होने दें, क्योंकि डायबिटीज़ रिवर्सिबल नहीं है। आज हम बात करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से। डॉक्टर, आज के टाइम में तो हर आदमी इतना स्ट्रेस्ड आउट है डायबिटीज़ को लेके, हाइपरटेंशन को लेके, कि आप समझिए कि इंडिया इस समय ना सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में है पूरे दुनिया में। लगभग 90 मिलियन से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे डायबिटिक हैं। लगभग मोटा मोटा 11.5-12% के आसपास लोग डायबिटिक हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? डायबिटीज़ इतना ज़्यादा इंडिया में क्यों बढ़ रहा है? हम डायबिटीज़ कैपिटल क्यों बनते चले जा रहे हैं? आपने सही बोला। आजकल हमारे यहाँ की जो लाइफ स्टाइल हो गई है, काफ़ी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है और हमारी फूड हैबिट्स, खाने पीने का भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है। जो हम लोग पहले के ज़माने में जो हमारी लाइफ स्टाइल थी, मॉर्निंग में समय से उठना, समय से खाना खाना, समय से काम पर जाना, समय से सोना, ये इस समय ऑलरेडी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुकी है। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं और इनका पहला कॉज यही आता है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है। हमारी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल होने के कारण से हम जो खाना खाते हैं और अधिकतर जंक फूड हैं या बाज़ार से बनी हुई चीज़ें हैं, तो उनको लेते हैं तो हमारा शरीर उसको ठीक से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। इस कारण से जो हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारी शुगर्स हैं, वो ठीक से मेटाबोलाइज ना होने के कारण से हमारे शरीर में डिपॉजिट होते रहते हैं और ये सब ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ इसके कारण बन रहे हैं। और अगर हम लोग ठीक से अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार लें तो इससे काफ़ी हद तक हम लोग बचे रह सकते हैं। नहीं सर, लाइफस्टाइल को सुधारना इतना इजी तो अब आज के टाइम में नहीं हो गया है। आप समझिए कि गुड़गांव में या बैंगलोर में इतने यंगस्टर्स हैं जो सिर्फ लैपटॉप पे ही लगे रहते हैं। उनका काम ही है कि लैपटॉप पे काम करना है, रात में देर से सोना है। तो इसमें तो पूरा वर्क कल्चर ही चेंज करने की जरूरत है। पूरा वर्क कल्चर चेंज हो चुका है। इस वजह से हमारी लाइफ स्टाइल ही डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि वर्क कल्चर चेंज हुआ तो हमारी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हुई। लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हुई तो हमारे जो टाइमिंग्स हैं खाने पीने के वो डिस्टर्ब हुए हमारे। लेकिन फिर भी लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण से हम अपने लिए कुछ समय तो निकाल सकते हैं ना, जिसमें कि हम योगा कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते रहेंगे, समय से उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, नियमित आहार लेंगे और लो फैट डाइट, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट जिसे बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें आप खाएंगे, जंक फूड्स को अवॉइड करेंगे, फ्रूट्स खाएंगे, ताज़े फल खाएंगे, ताज़ी सब्जियां खाएंगे, फ्रोजन सब्जियां नहीं खाएंगे, फ्रोजन फ्रूट्स नहीं लेंगे, तो नो डाउट हम कुछ हद तक तो बच सकते हैं। वर्कलोड तो हमारे पास आया है, हमारा वर्क कल्चर काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब मीन्स कि नहीं, हमारा मतलब आज की जनरेशन की रिक्वायरमेंट हो गई है ये ना। आज के समय में जो हमारे देश को चाहिए वो उस चीज़ें IT सेक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हैं जिसमें कि हम लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, फैसिलिटीज़ आई हैं, उस हिसाब से आई हैं, हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें अपने शरीर के लिए तो कुछ वक्त निकालना ही पड़ेगा। आपने फ्रोजन फूड्स की बात की, तो सर इस समय ना 50% मार्केट डोमिनेटेड है इन चीज़ों से। हाँ, फ्रोजन आप समझिए कि फ्रोजन फूड में आज के टाइम में रोटी भी फ्रोजन आने लगी। हाँ,
आदमी रोटी भी घर पे नहीं बनाना चाहता। खैर रोटी से भी शुगर स्पाइक होता है, गेहूं की रोटी से, बिल्कुल, लेकिन वो भी आजकल टाइम में फ्रोजन आने लगी है, सब्जियां फ्रोजन आने लगी है। आपने पैकेट खोला, कढ़ाई में डाला, आपकी दाल मखनी बन के रेडी। फ्रोजन ये हम कितना अपने टाइम को और चीज़ों को बचाने के चक्कर में अपने हेल्थ पे कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बहुत बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि समय को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रेडीमेड फूड ले लेते हैं। रेडीमेड फूड लिया, उसको पकाया, चाहे रात को हो चाहे दिन में हो, तुरंत खा लिया और फिर हम अपने लैपटॉप पे वर्क प्लेस पे बैठ गए और काम करने लगे। तो ये चीज़ें अगर थोड़ा सा अवॉइड की जाएँ कि हम अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें, एक तो एक्सरसाइज का और अपनी फूड हैबिट्स को सिंपल तरीके में ही लाएं। हम ना जो हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी खाया करते थे, फ्रेश मार्केट से लेकर पका के खाते थे, तो काफ़ी हद तक हम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सर मेरे ना 2 दोस्त हैं, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है। एक बहुत जंक खाता है, फिर भी उसको डायबिटीज़ नहीं है। एक बिल्कुल भी जंक नहीं खाता है, उसको फिर भी डायबिटिक सिम्टम्स है, वो प्री डायबिटिक से। इसके पीछे रीज़न क्या, जेनेटिक्स भी होता है? या अगर हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में ऐसा कोई जीन्स है कि जो हमारे दादा परदादा नाना डायबिटिक रहे होंगे, उनका कोई अंश आया होगा जीन्स में, तो बिल्कुल अगर हम बहुत कार्बोहाइड्रेट डाइट खा रहे हैं, बहुत जंक फूड खा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर वो जीन्स नहीं है तो हमारा शरीर उसको मेटाबोलाइज कर जाता है, हमें डायबिटीज़ नहीं होगी जल्दी से। अच्छा। लेकिन अगर हमारे अंदर प्री डायबिटिक वाले जीन्स हैं, हम जो कि हमारे इंसेस्टर से मिले हुए हैं, तो हमको डायबिटीज़ हो जाएगी, भले ही हम नॉर्मल डाइट खाते रहें। नॉर्मल खाना भी खाएंगे, हम डायबिटिक हो जाएंगे। हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे डीएनए हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रक्रिया को इस तरह से सेट कर देंगे हमारे शरीर में कि हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल या फिर शुगर लेवल है, वो ठीक से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। जब मेटाबोलाइज नहीं होगा तो हम शुगर हो जाएगी। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल मेटाबोलाइज नहीं हुआ तो डिपॉजिट होगा आर्टरीज में, फिर हमें हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज, ये सब चीज़ें होंगी। तो बिल्कुल अनुवांशिक कारण, जीन्स का कारण है उसमें। लेकिन फिर भी जिनको जीन्स का कारण, मतलब जो बचे हुए हैं अपने जीन्स से, उनको भी लेकिन थोड़ा सा फॉलो करना जरूरी है। परहेज तो रखना चाहिए, आगे के लिए खराब हो जाएगा। नहीं, देखिए प्रिवेंटिव मेडिसिन तो होनी चाहिए। प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। ट्रीटमेंट तो सभी करा लेंगे, लेकिन अगर हम प्रिवेंशन से बचे रहते हैं, अपने आप को बचा के रखते हैं अपने शरीर को, तो बस सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। डॉक्टर साहब, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमनली ये 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मल जनता तो नहीं जानती इसके बारे में बहुत ज़्यादा, कि जिसको जो इससे जूझ रहा है उसको तो पता है, लेकिन आपको क्लासिफाई करना हो टाइप 1 और टाइप 2 को, तो आप कैसे इसको करेंगे? बहुत सिंपल भाषा। ये डायबिटीज़ के प्रकार है 2 तरह की। जैसे कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, वो हमारे शरीर के अंदर में किसी भी रीजन से, जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं, किसी भी कारण से हमारे पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं, जो इंसुलिन को बनाती हैं, वो पैंक्रियाज का डेवलपमेंट ठीक से ना हो, या पैंक्रियाज के अंदर में हमारी बीटा सेल्स ठीक से ना हो, उनकी संख्या कम हो, या फाइब्रोसिस हो जाती है। ये यंगस्टर्स में होती है टाइप 1 डायबिटीज़। तो हमें जो है शुरुआती दौर से ही, बचपन से ही डायबिटीज़ मिल जाती है। जैसे 5 साल की एज से मिल गई, 2 साल की एज से मिल गई, 10 साल की एज से मिल गई, तो ये जो है टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाती है, जिसमें कि पैंक्रियाज का रोल ज़्यादा होता है, जो कि फंक्शनली अच्छा नहीं होता है। उसी में बचपन से इंसुलिन के इंजेक्शन शुरू, बचपन से फिर वो इंसुलिन डिपेंडेंट ही होती है। टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट होती है कि इंसुलिन से ही ठीक होगी, दवाइयाँ का नहीं काम करती हैं। अच्छा। और टाइप 2 डायबिटीज होती है, वो 30 साल के ऊपर होती हैं, यंगस्टर्स में होती हैं, और वो 30 साल में हो जाएंगी, 40 साल में होंगी, 50 साल में होंगी। उसमें क्या होता है कि जो हमारा पैंक्रियास होता है, इनिशियल स्टेज में जो हमारे बचपन का दौर था, या हम 20-30 साल तक रहे, जो भी खाया उसको पचा ले गया, लेकिन किसी कारणवश से, किसी डिजीज़ से, या हमारे जो मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं चलती हैं हमारे शरीर में, उसकी वजह से पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, या फाइब्रोज होने लगती हैं, उनमें इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होने लगता है। तो इस वजह से जो हमारे अंदर शुगर की पाचन क्रिया कम हो जाती है, इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, और शुगर का डाइजेशन कम हो गया। शुगर का ये होता है कि ब्लड में जो शुगर होती है उसको जो इंसुलिन जो है पोर्ट कर देती है मांसपेशियों में, डाइजेस्ट कर देती है उसको। अच्छा। हाँ, उसको यूटिलाइज कर देती है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इंसुलिन का ये रोल है। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन जब हमारे शरीर में कम हो जाता है, तो ऑलरेडी फिर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा रहेगा, तो वो एनर्जी लेवल में कन्वर्ट नहीं होगा, फिर हमको अन्य तरह के सिम्टम देने लगता है। क्या क्या सिम्टम्स हैं? हाँ, सिम्टम जैसे कि आप मुझे पता करना है, जैसे मुझे डायबिटीज, मैं प्री डायबिटिक हो रहा हूँ, और मुझे पता करना हो कि ये क्या है, तो क्या सिम्टम्स हमारी बॉडी देना शुरू करती है? देखिए, एक तो ये है कि हमको थकान बहुत लगेगी,
ओके। मतलब ये सब सिम्टम्स हैं। और भी तो वैसे तो डायबिटीज़ के 3 सिम्टम्स बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं और किताबों में लिखे होते हैं कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, कि आपको यूरिन बार बार जाना पड़ेगा। ओके। नंबर दूसरा है कि आपको प्यास बहुत लगेगी। अच्छा। नंबर तीसरी है कि आपको भूख बहुत लगेगी। तो ये तो क्लासिकल सिम्टम्स हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, कि मतलब भूख बहुत लगेगी, पेशाब बहुत लगेगी और प्यास बहुत लगेगी। लेकिन शुगर मेटाबोलाइज ना होने के कारण से, एनर्जी में कन्वर्ट ना होने के कारण से हमको फटीगेबिलिटी, थकान बहुत लगेगी, मांसपेशियों में क्रैम्प्स लगेंगे, हमको हेडेक बना रह सकता है। लॉन्ग टर्म होती है तो हमें आँखों से देखने में ब्लरिंग विजन हो सकता है। तो थकान है, फटीग लगेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, हेडेक रहेगा, ये सब भी अल्टरनेट सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के। अच्छा, कुछ लोग, जैसे मैं कभी कभी बात करता हूँ तो बताते हैं कि हम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं और कभी कभी मन करता है गाड़ी को साइड में लगा के एक नैप ले लो। हाँ, वो एनर्जी लेवल एकदम से डाउन होता है। तो क्या ये शुगर का सिम्टम है? अब भी डिपेंड करता है कि शुगर का भी हो सकता है अगर वो डायबिटिक है। एकदम से जो क्रैश आता है, ये उसी वो यही वही रीजन है क्या? हाँ, नहीं देखिए, मान लिया वो ड्राइविंग कर रहा है और स्नैप लेने की बात आ रही है, उसको नींद सी लग रही है, तो बहुत सारी चीजें होती है, थकान लगती नहीं, है। ये रेगुलर बेसिस पे पर अगर होता है, जैसे कोई आदमी अपने ऑफिस भी जा रहा है या कहीं से वापस आ रहा है तो उसको लगता है रास्ते में कि मतलब इस समय मैं कुछ करने के मूड में नहीं हूँ, मैं जहाँ पे भी हूँ, जिस स्थिति में हूँ बस रुक जाऊँ। नहीं, अगर वो थकान लग रही है उसको तो उसका मेटाबॉलिक कॉज देखना पड़ेगा। वो थायराइड भी हो सकता है उसको, अच्छा, डायबिटीज भी हो सकता है उसको, ओबेसिटी भी हो सकती है उसको, कि काफ़ी ओबीस पर्सन है, वो ऐसे होता है, ओबीस होती है तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो डिस्टर्ब होता है, तो उसके कारण भी उसको नींद लग सकती है, नींद नहीं लग सकती है। तो डायबिटीज तो रूल आउट करना पड़ेगा। हाँ, मतलब उसे चाहिए कि अगर उसे ऐसा लग रहा है तो अपने डॉक्टर से या अपने पास के डॉक्टर से या अपने पास के हॉस्पिटल में जाके बात करें, मिले, तो डॉक्टर उस हिसाब से उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक तो एज के हिसाब से होता है कि किस एज ग्रुप में है वो, यंग एज ग्रुप में है या मिडिल एज ग्रुप में है या फिर ओल्ड एज ग्रुप में है, तो उस हिसाब से एज के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन बताएंगे डॉक्टर्स को, उसको इन्वेस्टिगेट करके पकड़ा जाएगा कि क्या चीज़ है। सर, पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से कॉमन टेस्ट है, अगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मेरी बॉडी मुझे ये सिम्टम्स दे रही है कि मैं थकान हो रही है कुछ, तो बिना डॉक्टर से पूछे, वैसे तो हमें, मुझे लगता है कि हर चीज़ में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट बिना डॉक्टर से पूछे ऐसे कौन से कॉमन टेस्ट हैं जो हम करवा सकते हैं पर्सनली? देखिए, अगर डायबिटीज को चेक करने के लिए, डायबिटीज को चेक करने के लिए और भी चीज़ें कारण होते हैं। मान लिया आपका हीमोग्लोबिन कम है तो उसमें भी आपको थकान लगेगी, नींद सी लगेगी, काम करने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, हेडेक रहेगा। तो आप अपने आप से भी कराना चाहते हो तो आजकल पैथोलॉजिस्ट एक पैकेज में भी टेस्ट करती हैं, बहुत सारे टेस्ट करती हैं, कम रेंज में कर देती हैं। हाँ, तो उसमें कि एक रूटीन टेस्ट में आता है कि जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन क्या है, उसमें हीमोग्राम बोलते हैं या सीबीसी बोलते हैं, तो उसमें हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और प्लस आपका किडनी, लीवर और ब्लड शुगर और थायराइड लेवल, ये मस्ट है चेक करना है। जी, बाकी और भी चीज़ें हैं क्योंकि आजकल सेडेंटरी लाइफ आ गई है हम लोगों की, बंद कमरे में हम लोग कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, तो हमें सनरेज कम मिलती हैं, तो विटामिन D3 है। फिर ये जंक फूड वाली जो फूड हैबिट्स हमारी हैं, डेयरी प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट में विटामिन B12, विटामिन D3 होता है, लेकिन ये कि बहुत सारे न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हम लोगों को होती हैं, जिसमें कि विटामिन D3 है, विटामिन B12 है, विटामिन E है, और भी विटामिन होते हैं, उसकी डिफिशिएंसी कारण भी हमको थकान और कमजोरी, हेडेक, इरिटेबिलिटी, वीकनेस, ऐसा सब फील होता है। तो आप एक रूटीन टेस्ट में जैसे कि CBC, KFT, LFT, कुछ विटामिन D3, विटामिन B12 और थायराइड और ब्लड शुगर और यूरिन टेस्ट, आप ये आप अपने आप करा सकते हैं। ये बेसिक टेस्ट है जो आप करा सकते हैं, अपने आप करा सकते हैं। प्री डायबिटीज़ अगर किसी को डायग्नोस होती है, उसको सीरियस लेना कितना ज़रूरी है, या उसको इग्नोर किया जा सकता है? नहीं, अगर आपको प्री डायबिटिक है, आपका HbA1c बॉर्डर लाइन, HbA1c हालांकि 3 महीने का बताता है, लेकिन आपका HbA1c बॉर्डर लाइन 5.7, कई लाइफ अलग अलग रेंज होती है, लेकिन कॉमनली ये होती है 5.7 के नीचे है आपका तो नॉर्मल रहता है, 5.7 से 6.4 है तो आप प्री डायबिटिक रेंज में आ गए हैं, और 7 के ऊपर है तो आप डायबिटिक हैं। तो आपका ऐसे 6 के आसपास अगर रह रहा है तो आपको रूटीन चेकअप में ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी कराना चाहिए, क्योंकि वो तो HbA1c आपको 3 महीने का बता रहा है। फास्टिंग, हम जो ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे वो फास्टिंग और पीपी, मतलब खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ब्लड शुगर पर ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि HbA1c तो किसी भी कारण से बढ़ा हो सकता है। हो सकता है कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ा हो, केवल फास्टिंग बढ़ा हो, पीपी ना बढ़ा हो, केवल पीपी बढ़ा रहता है, फास्टिंग ना बढ़ा हुआ, तो मेडिकेशन तो उस हिसाब से रहता है। लेकिन अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो हेल्थ कॉन्शियस हो जाइए, अपनी डाइट में परिवर्तन करिए, एक्सरसाइज, रूटीन एक्सरसाइज करिए और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का
उपाय करिए। अगर अदरवाइज ब्लड शुगर बढ़ी रहेगी तो वो पूरे शरीर में नाखून से लेकर सिर तक, बाल तक, बाल या ऊपर से कहिए बाल से लेकर नाखून तक हर ऑर्गन पे अपना इफेक्ट डालती है। कोई भी ऑर्गन डायबिटीज से बचा नहीं रहता। बिल्कुल भी नहीं। गैंग्रीन वगैरह सब जी उसी के जी 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 जी, वो बाल से लेकर नाखून तक हर ऑर्गन है, हर ऑर्गन पर इफेक्ट करेगी। आंखों पे करेगी इफेक्ट, आपको मोतियाबिंद जल्दी डेवलप होगा, ब्लरिंग विजन होगा, आपको कान के अंदर भी कर सकती है, हार्ट पे भी करेगी, लंग्स में भी करेगी, किडनी पर करेगी, सब करेगी। तो ये जो पैरालिसिस होता है कुछ लोगों को जिनको डायबिटीज़ होती है, उसका मेन कारण डायबिटीज़ ही है? नहीं, पैरालिसिस का मेन कारण डायबिटिक नहीं हो जाता, लेकिन ये है कि डायबिटिक एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। शुगर तो आपका कंट्रोल रहना ही चाहिए ना। शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो, और ये जो शुगर होता है, ये शुगर ब्लड में जब ज़्यादा रहेगा तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। बहुत सारी चीज़ें मेटाबॉलिक प्रक्रिया को डैमेज करती है। तो एक कारण प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। अगर आपको डायबिटिक है तो आपको कॉशियस रहना है। पैरालिसिस तो ब्रेन में जो न्यूरॉन सिस्टम, नो डाउट, जब शुगर बढ़ा रहेगा तो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी डालती है, हमारे न्यूरॉन्स को इफेक्ट करती है। लेकिन पैरालिसिस और किसी कारण से भी होती है, जैसे कि मान लिया स्ट्रोक होता है, तो स्ट्रोक में ब्लड प्रेशर एक कॉमन फैक्टर है। अगर ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक किया है, कुछ लोगों का 600 तक पहुंच जाता है, है ना, तो अगर वो इंसेफ्लोपैथी में जाएगा, तो वो तुरंत स्पाइक किया तो हमारी बॉडी उसको नहीं समझ पाती कि हुआ, नहीं समझ पाती है। तो उस समय होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया, एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया स्टेज होता है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो शुगर का एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है, वो अफेक्टेड हो जाता है। तो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है, जिससे कोई डायबिटिक कीटोसिडोसिस में चले जाते हैं पेशेंट। तो डायबिटिक कीटोसिडोसिस में जाने का मतलब होता है कि हमारे जो ब्लड का पीएच होता है, न्यूट्रल पीएच होता है हमारा, तो एसिडिक हो जाता है। उस एसिडिक पीएच होने के कारण से वो हमारे न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आदमी बेहोश हो जाता है। पैरालिसिस तो नहीं होगी, लेकिन बेहोश हो जाएगा वो, बेहोश हो जाएगा, एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगेगा। तो वो एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन ऐसा है जो थोड़ा खतरनाक होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो इस वजह से अगर कोई पेशेंट है डायबिटीज़ का, तो उससे ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक स्टडी थी कि जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस 30% से कम हो जाते हैं, और जो ब्रेकफास्ट को अवॉइड करते हैं, सीधे या तो दोपहर खाना खाते हैं या रात में खाना खाने की कोशिश करते हैं, उनको डायबिटीज़ के चांसेस 30% से बढ़ जाते हैं। ये इसमें आपका क्या टेक है? नहीं, देखिए, बॉडी को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे जो गाइडलाइंस हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि आपको ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम मील स्किप करते हैं तो हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो बाहर निकलता है। वो बाहर निकलता है और जो है शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो उस वजह से हमें हाइपरग्लाइसीमिया होती है। तो इसलिए हमें जो नॉर्मल शुगर हमारा जो स्टोर में है, वो स्टोर में पड़ा रहे, और हमारा जो समय से अगर हम नाश्ता और मतलब खाना और रात का खाना लेते रहेंगे, तो हमारा जो इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है वो भी ठीक से बना रहेगा, उसको डाइजेस्ट भी करेगा और हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगी हमें। ओके जी। सो डॉक्टर, अगर एक आइडियल थाली किसी की खाने की कैसी दिखनी चाहिए? उसमें देखिए कि संतुलित होना चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो एक लिमिटेड, फैट भी होनी चाहिए, ठीक है, और प्रोटीन भी होनी चाहिए, और फाइबर में सलाद वगैरह भी होना चाहिए उसमें। तो उसमें जो हमारी जो इंडियन थाली रहती है कि दाल रहती है, चावल रहता है, रोटी रहती है, सब्जी रहती है और सलाद रहता है, तो ये होना चाहिए, कॉमनली ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम केवल चावल और दाल खा लिया और चावल और सब्जी खा लिया, उससे नहीं। हाँ, रोटी का है थोड़ा सा। रोटी जैसे पहले, गेहूँ तो हमारे यहाँ विदेशों से आया है। गेहूँ पहले हमारे यहाँ पैदा नहीं होता था। पहले हमारे यहाँ तो ज्वार, बाजरा, ये सब चीज़ें जौ होते थे, चने की रोटी। हाँ, तो उन लोगों को जो हम लोग, हमारे पूर्वज लोग खाया करते थे, मिस्सी रोटी बोलते थे उसको, तो उससे तो शुगर का लेवल ठीक रहता था। रोटी से ज़्यादा होने लगा है। तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन डाइट सब होना चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है कि अगर आप खाना खाने से जस्ट पहले सैलेड खा लेते हैं, उसके बाद आप खाना खाते हैं, तो आपका शुगर स्पाइक बहुत ज़्यादा नहीं होगा? हाँ, तो अगर हम सलाद खा लेते हैं, हमें फाइबर मिल गया है ना, फाइबर मिल गया, और फिर उसी हिसाब से फिर हम ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं ना, ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं। नहीं, क्या शुगर स्पाइक को कंट्रोल भी करता है सैलेड? हाँ, सलाद कंट्रोल करता है। ओके डॉक्टर, अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो क्या उसको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी इसकी? जी हाँ, अभी मैंने जैसे बताया आपको। नहीं, लाइफ टाइम ये क्योर नहीं हो सकता आगे चल के? नहीं,
डायबिटिक अगर टाइप 2 डायबिटीज है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज जिसे बोलते हैं, मैच्योरिटी मतलब रिवर्स जब हम नहीं कर सकते बिल्कुल। रिवर्स तो नहीं होती है, रिवर्स नहीं होती है। अगर कोई ऐसा कोई कॉज है, जैसे ट्रांजिएंट कॉज हो, कोई इन्फेक्टिव कंडीशन हो जिसमें कि पैंक्रियाज की बीटा सेल डिस्टर्ब हुई है थोड़ा सा, फिर इन्फेक्शन कंट्रोल हुआ तो वो ठीक हो गया तो ठीक है। लेकिन जो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज होती हैं या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती हैं, वो जो है ठीक नहीं होती, वो तो चलती रहेंगी लाइफ लॉन्ग। हाँ, एक बात है, जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, वो जैसे कि प्रेगनेंसी बच्चा पेट में आया और जैसे 1-2 महीने का बच्चा पेट में होगा तो उस समय मदर का ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। इसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। ये डायबिटीज़ जो है, प्रेगनेंसी जब ओवर हो जाती है, जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, उसके बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। अगर वो डायबिटिक नहीं है मदर तो, अगर मदर में डायबिटिक जीन्स है, डायबिटिक फैक्टर कोई ऐसा है, तो हो सकता है कि उसको प्रोलॉन्ग मेडिकेशन देना पड़े हमको। अदरवाइज जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद में नॉर्मल हो जाती है। लेकिन टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं, तो मेडिकेशन लेना पड़ेगा आपको। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है लोगों को, क्योंकि अगर ये रिवर्सिबल नहीं है बिल्कुल। आप मेडिसिन की डोज कम करा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज हो गई है और वो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल उसने शुरू कर दिया है कि भाई अब तो मैं सब छोड़ दूंगा, शुगर भी बंद कर दूंगा, एक्सरसाइज भी करूंगा, स्लीप भी बेटर लूंगा, फिर भी उसकी डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकती आगे चलकर? नहीं, लेकिन देखो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि 2 मेडिसिन ले रहा हो, 1 मेडिसिन पे आ जाए। अगर बहुत स्ट्रिक्ट उसने डाइट चार्ट अपना लिया, स्ट्रिक्ट डाइट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ा कम करनी पड़ेगी, शुगर की मात्रा थोड़ा कम करने की। अगर उसने स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल और डाइटरी हैबिट ले लिया है तो हो सकता है कि बॉर्डर लाइन पे आ जाए वो। लेकिन ये है कि अगर बहुत ज़्यादा डायबिटिक रहा है तो 4 मेडिसिन खाता था तो 1 मेडिसिन पे आ सकता है। लेकिन कंट्रोल ऐसा है नहीं कि मैच्योरिटी ऑनसेट वाली फिर कंट्रोल नहीं होती, वो चलती रहती है। जी। सिर्फ शुगर कम करने से डायबिटीज कंट्रोल होती है? नहीं। देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जी खा रहे हो, चाहे कोई भी चावल, आप ये कहना है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, सबसे पहले डॉक्टर यही आलू में है, किसी को हुआ तो आप आलू चावल रोटी कम कर दो। हाँ, आलू में है, सब्जी में। लेकिन हमारा शरीर तो जो एनर्जी के रूप में लेता है वो ग्लूकोज से ही लेता है। तो चाहे वो थोड़ी सी भी शुगर निकलेगी किसी भी खाने से, अगर हम मतलब हरी सब्जियां ही खाएंगे तो उसमें से भी शुगर को लेके हमें बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी तो लेगा ही। लेकिन ऐसा है कि हो सकता है कि हम डाइट कंट्रोल कर लेंगे, हम केवल हरी सब्जियां ही खाएंगे तो शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं ज़्यादा। लेकिन खाने में ऐसा बैलेंस डाइट तो लेना ही पड़ेगा हमको। हाँ, आलू है, चावल है, चीनी इनसे बनी हुई चीज़ें, और रोटी भी है, गेहूँ भी कल्प्रिट है इसमें। ये इनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो डाइट में ये है कि एक बैलेंस डाइट तो आपको लेना ही पड़ेगा इसमें। पहले पुराने टाइम में डायबिटीज को राजयोग भी कहते थे, ये राजाओं की बीमारी होती तो राजाओं की बीमारी इसलिए होती है कि राजा काम करना चाहते नहीं थे। हमारे बहुत से राजा ऐसे हुए हैं कि शायद अंग्रेजों ने जब उनको दौड़ाया पकड़ने के लिए जूते पहना तो वो तो जूते पहनाने वाला नहीं था, इसलिए जूते पहन के वो भागे नहीं। तो इस तरह के लोग रहा करते थे। जब आपके टॉयलेट में चींटियां लगनी शुरू हो जाती है तो ये भी एक तरीका होता है पता करने का। डायबिटीज का पता करने का। अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं और आप टॉयलेट करके आए, मतलब टॉयलेट मीन्स यूरिन पास करके आए और उसके आसपास थोड़ी देर बाद चींटियां आ गई, तो ये आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि आपको शुगर चेक। पहले के टाइम में यही होता था तो लोग, गांव वाले क्या बात करते थे कि यार सोचो राजा कितना बढ़िया आदमी है कि उसके यूरिन में भी आगे चींटियां चिपक रही है। तो उसको राजा के इसको बड़ा अच्छा मानते थे पहले टाइम में, जिनको शुगर हो रहा है तो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। वही लैक ऑफ नॉलेज। अब जिससे ज़माना बदल रहा है, रिसर्चेज आ रही हैं, बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं कि जो आज के 20 साल पहले थी नहीं, 50 साल पहले थी नहीं। हम लोगों ने जो MBBS की पढ़ाई आज के 25-30 साल पहले किया हुआ है, उस समय जस्ट नाम सुना करते थे, आज वो फ्रैंक लेवल पे मिलने लगी हैं। जैसे कि डेंगू किताबों में लिखा हुआ करता था। डेंगू तो मेरे ख्याल से 20 साल की बीमारी होगी जो अब मतलब आउटब्रेक्स होने लगे हैं इस तरह से कि मतलब पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व हो रही है इस तरह से। H1N1 है ना, अभी जैसे कोविड आया, वायरल आया, तो ये सब चीज़ें तो नई नई बीमारियां आ गई ना। जितनी हम लोग रिसर्च कर रहे होते उतनी नई नई बीमारियां ढूंढते चले जा रहे हैं। सर, हाइपरटेंशन कैसे रिलेटेड है ब्लड प्रेशर से? नहीं, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन मींस कि आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, एक नॉर्मल रेंज होती है, जैसे कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक मींस कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, वो नॉर्मल रेंज होती है कि आपका कुछ गाइडलाइंस कहते हैं कि 90 से लेकर 140 तक होना चाहिए, कुछ गाइडलाइंस
100 से मानती हैं, लेकिन एक माना गया है कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है 90 से लेके 140 तक अगर है तो वो ठीक है, इट मीन्स कि ठीक है। ओके। जो हम लोग हाइपरटेंशन डिक्लेयर करते हैं वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को लेके करते हैं, नीचे वाला ब्लड प्रेशर, वो 40 से लेके 80 तक, सॉरी 40 से लेके 90 तक एक्सेप्टेबल रेंज में है। अगर 90 से ऊपर बढ़ रहा है, हफ्ते में 2 बार नापने पे 2 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक बढ़ा रह रहा है, मतलब कि वो 95, 96, 98 रह रहा है, तो आपको 140/, अगर 96 बीपी है तो हम आपको हाइपरटेंसिव कह देंगे। ओके। कि आप हाइपरटेंसिव हैं। किसी किसी का ओल्ड एज में होता है, किसी किसी का सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होता है। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का मतलब कि ऊपर वाला बीपी जो है वो 160, 170, 180 रहेगा, लेकिन नीचे वाला आपका 70 ही रहेगा। 70, इसे हम सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये ओल्ड एज में होता है, जब हमारी धमनियां जो है थोड़ा रिजिड हो जाती हैं। जब हार्ट पंप करता है तो जो पंप जिस प्रेशर से पंप करता है वो आर्टरी में प्रेशर जाता है, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। हार्ट रेट के बढ़ने का रीज़न क्या होता है? हार्ट रेट बढ़ने के रीजन, किसी किसी का ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल रेंज में होता है, लेकिन हार्ट रेट उनका ज़्यादा होता है, दैट इज मोर देन 102 और 103 भी और 105 से भी ऊपर निकल जाता है कुछ लोगों का, लेकिन ब्लड प्रेशर जो निकाल रहे हैं वो नॉर्मल आ रहा है। वो नॉर्मल, इसका क्या मतलब है? तो ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल है और हार्ट रेट केवल बढ़ा हुआ है तो ये हार्ट की जो ऐसे नोड की प्रक्रिया है, ऐसे नोड जो हमारा पावर जनरेटर है, वहाँ की समस्या है। या तो एक्स्ट्रा बीट फेंक रहा है या वो बहुत तेज़ी से एक्टिवेट हो रहा है किसी कारण से, और उसमें कारण बहुत से हैं। कारण एक, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो नॉर्मली हार्ट रेट बढ़ता है। अगर आप एक्सट्रीनियस एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, तो आपका हार्ट रेट 100, 110 तक जा सकता है, 120 भी जा सकता है ना। लेकिन ये कि नॉर्मली रेस्टिंग हार्ट रेट अगर आपका 100 से ऊपर है तो उससे हम लोग टैकीकार्डिया बोलते हैं। उसके रीजन में कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, जैसे कि थायराइड सबसे नंबर पे आता है। अगर थायराइड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, थायराइड का हार्मोन हमारी बॉडी में ज़्यादा है, तो उससे होता है। या ऐसे नोड की अपनी प्रक्रिया है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीज़ें बढ़ी हुई ये या फिर कम होती हैं, उस कंडीशन में भी जो ऐसे नोड हमारा है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। उस मतलब हाइपर एक्टिव होने के कारण कि ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगता है बीट्स का, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फेंकने लगता है, तो उस समय हार्ट रेट बढ़ जाता है। जैसे अभी ट्राई करते हैं, मेरी वॉच में आ जाता है, तो मैं और आप सिर्फ बात कर रहे हैं नॉर्मली, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो अभी 4 मिनट पहले का मेरा हार्ट रेट दिखा रहा था 104, और अभी दिखा रहा है 107। हाँ, है ना। तो ये तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना हो सकते हैं कि हम लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, तो आपके मन में है कि डॉक्टर साहब पता नहीं कौन सा सवाल हमसे ना पूछ लें, है ना, और मेरे मन में ये है कि पता नहीं कौन सा नया सवाल आप हमसे पूछ लो कि जिसका हम जवाब ना दे पाए। ऐसी कंडीशन में भी हमारी हार्ट बीट्स फ्लक्चुएट होती है, लेकिन अगर 100-110 के आसपास चल रही हैं तो कोई ऐसा कारण नहीं। हाँ, रेस्टिंग में अगर हम आराम से सो रहे हों या बिल्कुल काम एंड कूम, मतलब काम बैठे हो, शांति से बैठे हो, उस समय अगर हार्ट रेट 100 के ऊपर जा रहा है तो हमें ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इतना कॉमन हो गया आज के टाइम में, अगर आप डोर टू डोर अगर मेजर करने जाएंगे तो 90% लोग आजकल ब्लड प्रेशर के से पीड़ित मिलेंगे हम लोग को। इतना कॉमन ये क्यों हो गया है? मतलब क्या इतने हम स्ट्रेस्ड आउट है इस समय इस लाइफस्टाइल से कि हम सबको ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है? हाँ, देखिए, अच्छा सवाल है, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा वर्क कल्चर, हमारी लाइफ स्टाइल और फिर हमारी डाइट। लेकिन सर ग्रोइंग स्टेज के साथ ये अकेले लाइफ स्टाइल पर नहीं डिपेंड है। लाइफ स्टाइल तो हमारी है ही है, वर्क कल्चर जो स्ट्रेस है, हमको वर्क का स्ट्रेस है। आप देखिए ना, जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो भी IT कंपनियां हैं, उसमें 24 घंटे में 18 घंटे काम करना है आपको, प्रोजेक्ट देना है आपको प्रोजेक्ट 2 दिन में देना है आपको, तो ये मेंटल स्ट्रेस। अच्छा, आप करने के लिए बैठे हुए हैं कंप्यूटर पे, ये आपकी लाइफ स्टाइल हो गई, जिसमें एक्सीडेंटली हो गई, आप बैठे हुए हैं, जो आप एनर्जी ले रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, वो आपको यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। तीसरा फिर ये कि आपको जब 18 घंटे काम करेंगे तो आप फूड कैसा लेंगे, आप जंक फूड लेंगे, प्रिजर्व फूड लेंगे, तो वो सब मेटाबॉलिक प्रक्रिया। तो अकेले लाइफ स्टाइल भी नहीं है, लाइफ स्टाइल है, फूड हमारा जो खाने पीने की प्रक्रिया उस पर है। तीसरा है कि मेंटल स्ट्रेस है, वर्कलोड है, ये है। तो आज के ज़माने में जो हमारा वर्कलोड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम अपनी नीड को बिल्कुल यहाँ तक ले आए हैं।
आपने देखा होगा कि आपके पिताजी रहे होंगे या हमारे पिताजी रहे होंगे, तो उनका एक सपना होता था कि अभी हम नौकरी कर रहे हैं, जब रिटायर होंगे पैसा मिलेगा तो हम एक घर बना के एक जगह रहेंगे और तब हम गाड़ी खरीदेंगे। आज क्या है कि जॉब लगी कि मुझे तो गाड़ी चाहिए, मुझे फ्लैट चाहिए। आपकी 80% जो आपकी सैलरी है वो तो ईएमआई में जा रही है और हर महीने आप इस स्ट्रेस को झेल रहे हैं कि सैलरी कम मिलेगी, ईएमआई जाना है। अगर एक महीने सैलरी लेट हो गई तो आपका स्ट्रेस लेवल ऊपर बढ़ गया। तो ये सब जब भी स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारी जो आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, उनमें जो प्रेशर थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो वो वियर एंड टियर होता है। अच्छा। जब वो वियर एंड टियर होगा, मतलब वियर एंड टियर होगा तो वहाँ फटेगी, तो वो क्या होगा कि हमारी जो मैकेनिज्म है उसको हील करेगी तो क्या होगा, वहाँ थक्का जमेगा तो वो थक्का कहाँ जाएगा, या तो ब्रेन में जाएगा या हार्ट में जाएगा। अच्छा, तो ये रीज़न है। ओके। तो कोलेस्ट्रॉल कैसे कोलेस्ट्रॉल होता है? हाँ, कोलेस्ट्रॉल तो एक जैसे ब्लड में सर्कुलेशन होने वाला एक पदार्थ है जो खून को, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, मान लिया सीरम कोलेस्ट्रॉल टोटल बढ़ा हुआ है या ये बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल एक होता है जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो तो हायर साइड में रहे तो अच्छी बात है, लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे हैं अगर वो बढ़ेंगे, एलडीएल है, वीएलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है, तो खून को गाढ़ा कर देते हैं। अच्छा। जब गाढ़ा खून बहेगा तो आसपास दीवारों में चिपकेगा भी, आर्टरीज के दीवारों में चिपकेगा, तो ग्रेजुअली चिपकते वो आर्टरीज नैरो होती चली जाएंगी। जब वो नैरो होंगी तो जैसे कि कोई पाइप है, पानी बह रहा, मोटे पाइप में फ्लो ऐसे होगा, पतले पाइप में और तेज जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके। जब प्रेशर बढ़ेगा तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या यहाँ पे वियर टियर होगा, क्योंकि वो तो नेचुरल चीज़ नहीं है, वो तो अननेचुरल चीज़ बनी हुई है, वहाँ पे लगी है, तो वहाँ पे टियर होगा तो हमारी जो प्लेटलेट है वहाँ इकट्ठा होंगी, कोलेस्ट्रॉल के पास इकट्ठा होके वो थक्का बना लेंगी। वो थक्का जमते आपने सुना होगा ना कि जब एंजियोग्राफी करते हैं तो नैरोइंग हो जाती है। नैरोइंग ऐसे होती है, जो हमारी नॉर्मल वॉल ये है, इसमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होगा, वो धीरे धीरे मोटी होती चलेगी दीवार उसकी, फिर वहाँ कहीं वियर टियर हुआ तो वो जाया, हमारी प्लेटलेट आई, वहाँ पे थक्का बना लिया और खून का थक्का एकदम बंद करके ऐसे बंद कर दिया, आगे ब्लड सप्लाई रुक गई। दिस इज द रीजन ऑफ हार्ट अटैक्स। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल ये है कि खून को गाढ़ा कर देता है, जो चीज़ गाढ़ी चीज़ अगर बहेगी तो वो चिपकेगी है ये दीवारों में। अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है हमारी वेन्स में, जो आर्टरीज में निकल रहा है वो कम हो गया, उसको रिवर्स करने की क्या तरीका है? उसको विदाउट मेडिसिन तो बहुत मुश्किल है रिवर्स करना है उसको। अच्छा, इसीलिए आप कितना भी आप डाइट कंट्रोल कर ले, लेकिन जो डिपॉजिट हो गया है उसको तो हटा पाना बहुत मुश्किल है। उसको तो ईश्वर ही हटा सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा, हमने देखा होगा अपनी लाइफ में कि हार्ट अटैक हुआ, ईसीजी फ्रैंक हार्ट अटैक बता रहा है, फ्रैंक हार्ट अटैक हुआ, उसको चेस्ट पेन हुआ, हार्ट अटैक, ईसीजी धड़ा बता रहा है, लेकिन जब हम इको करते हैं इको में भी बता रहा है, लेकिन 48-72 घंटे बाद जब हम एंजियोग्राफी करते हैं उसकी, एंजियो में आर्टरीज खुली हुई हैं। ऐसी कंडीशन में वही ना, ईश्वर की माया है। लेकिन ये होता है, कभी कभी ये भी होता है कि आर्टरी जो हमारी किसी कारणवश से, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण से आर्टरी मान ली इतनी खुली हुई है और किसी कारण से श्रिंक कर गई, बिल्कुल ऐसे क्लोज हो गई, स्पाज्म में चली गई, उस समय हमें हार्ट अटैक हो गया, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर फिर खुल गई तो रिवर्स हो गया हमारा। ओके। तो स्पाज्मोटिक भी होता है, स्पाज्म के कारण से। स्पाज्म देखिए, हार्मोनल डिसबैलेंस जब हमारी बॉडी में होगा, जैसे एड्रेनलिन ज़्यादा सीक्रेट होना, आपको किसी डर लग जाता है तो आप देखते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीने होने लगते हैं, तो इस दौरान हमारा एड्रेनलिन ज़्यादा सीक्रेट होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आर्टरीज भी स्पाज्म में चली जाती हैं। स्पाज्म मतलब सिकुड़ जाती है। अच्छा। ऐसी कंडीशन में इस्कीमिक स्ट्रोक होते हैं, जिसे हम TIA बोलते हैं। TIA मतलब ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। क्या होगा कि एकदम से जाता है क्लॉट और आदमी को फेस पैरालाइज हो गया या हाथ पैरालाइज हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि 24 घंटे 48 घंटे में वहाँ से स्पाज्म हटा और फिर से सर्कुलेशन मेंटेन हो गया, ठीक हो जाता है। तो ये जो है कोलेस्ट्रॉल को तो कोई, मतलब जो आपका थिकनेस हो गई है उसको तो हटा पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो आगे बढ़े ना, इसलिए हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, शुगर बढ़ा हुआ तो शुगर को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो वियर टियर रोकेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वियर टियर रोकेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, और एंटी प्लेटलेट हम लोग देते हैं, जैसे इकोस्प्रिन नाम की गोली आती, गोली सुना होगा आपने, हाँ, खून पतला करने की, जिससे कि कहीं पर भी प्लेटलेट इकट्ठा ना हो, जमे ना। ओके जी सर, 2 चीज़ें डिवाइडेड रहती हैं, एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है कार्डियक अरेस्ट। हाँ, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? देखिए, अटैक जो होता है कार्डियक अटैक,
अटैक होता है जैसे कि हमारे घरों की पाइपलाइन होती हैं, ऐसे ही जो धमनियाँ होती हैं हमारे हार्ट के चारों तरफ धमनियाँ होती हैं, जो खून को मतलब धमनियों का काम है खून को ले जाना, हार्ट की मांसपेशियों में देना, और मांसपेशियाँ उसको अब्जॉर्ब करती हैं और एनर्जी उससे खींच लेती हैं, सिंपल वे में समझने के लिए। तो अगर हमारी इन धमनियों में ब्लॉकेज आ गया तो उस एरिया में जहाँ की वो सप्लाई करती हैं उस एरिया में खून का बहाव रुक जाएगा, तो वहाँ की मायोकार्डियम जो है, मांसपेशी जो है हार्ट की, उसे मायोकार्डियम बोलते हैं, उसको खून की सप्लाई नहीं मिलेगी तो भोजन नहीं मिलेगा, तो वो डैमेज होने लगेंगी, इसीमिया हो जाएगी वहाँ पे, इसीमिया हो जाएगी। जब वो इसीमिया हो जाएगी तो चेस्ट पेन करेगा, इसे हार्ट अटैक बोलते हैं हम लोग। और जो कार्डियक अरेस्ट की बात है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि अरेस्ट मतलब कि जो उसकी रिद्म है, रिद्म, ये हार्ट अटैक भी कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। हाँ। ऐसे नोड्स, हमारा जो ऐसे नोड होता है, जो पावर हाउस होता है, पावर जनरेटर होता है, वहाँ से इम्पल्स भेजता है, वो इम्पल्स भेजता है, एट्रियम कॉन्टैक्ट करता है, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करता है, तो एक साइकिल पूरी होती है। तो अगर उसके आसपास इसीमिया हो गई है तो हमारा पावर जनरेटर जो है खराब हो गया है, तो उस समय हार्ट रेट फ्लैट। तो अगर हमारा हार्ट रेट अगर हमारा रुक जाता है, वो कई कारणों से होता है। हार्ट अटैक के कारण हो सकता है आपका, प्लस जो हमारे अंदर अगर कोई सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन है उसके कारण से हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण से भी होता है। सोडियम पोटेशियम काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं, खास करके पोटेशियम। उसको पोटेशियम अगर बहुत कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट का मीन्स है कि हमारा जो पावर सप्लाई है वो रुक जाती है, जिससे कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। और हार्ट अटैक होता है कि हमारी मायोकार्डियम, हार्ट की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं या डैमेज कर लेती हैं अपने आप को, क्योंकि उनको भोजन नहीं मिलता है। तो हार्ट अटैक में फिर भी एक बार को आपके पास टाइम है बचने के लिए, कार्डियक अरेस्ट में तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। कार्डियक अरेस्ट में नहीं, क्योंकि अगर कार्डियक अरेस्ट में ये है कि अगर आप हॉस्पिटल सेंटर में हैं, इसीलिए आप लोगों को आजकल सिखाया जाता है बहुत सारे कि रोड साइड भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है और किसी का हार्ट रुक गया है तो आप CPR करें। हाँ। CPR करने का मतलब आर्टिफिशियल मैन्यूवर है। हम जब चेस्ट को प्रेस करते हैं 1 मिनट में कम से कम 70 टाइम्स प्रेस करते हैं, और 20 बार कम से कम हम मुंह से ऑक्सीजन दें उसको। तो वो जब हम प्रेस करते हैं तो चेस्ट वाल जो है, मान लिया हार्ट यहाँ पे रखा हुआ है, चेस्ट वाल हमारी इतनी है, तो कम से कम इतना प्रेस करना चाहिए कि हम हार्ट तक पहुँच जाएँ। उसमें हालांकि रिब्स टूट जाती हैं, पसलियाँ टूट जाती हैं, जब हार्ट को धक्का देते रहें और हार्ट को हम मैकेनिकली ऊपर से चला पाएँ, ऐसे ला पाएँ। तो अगर 3 मिनट से ज़्यादा हार्ट रुका रह जाता है तो ब्रेन हमारा डैमेज सबसे पहले होता है, क्योंकि ब्रेन का न्यूट्रिशन ग्लूकोज और ऑक्सीजन ही है। वैसे हर जगह का न्यूट्रिशन है, तो ऑक्सीजनेशन अगर 3 से 4 मिनट रुक गया है तो ब्रेन डेड हो जाता है हमारा। और ऑर्गन भी है, सबका अलग अलग टाइम पीरियड है कि कितनी देर तक ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो बताइए, जैसे सबसे पहले ब्रेन, उसके बाद सबसे पहले ब्रेन जाता है, उसके हार्ट तो रुक ही जाता है। हार्ट का तो ये कि थोड़ा सा वक्त लेता है, 5-7 मिनट लेगा। और आँख की कॉर्निया है, इस तरह से लंग्स भी हमारे मूव नहीं करते हैं, तो लंग्स चले जाते हैं। इसीलिए आपने देखा कि जब हम CPR करते हैं तो हम ये छाती को प्रेस भी करते हैं, और एक बंदे को हम लगा देते हैं कि या तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा के मुंह दें, नहीं तो माउथ रेस्पिरेशन होता है कि उसके मुंह में फूंकते हैं। वो कम से कम 18 से 20 बार फूंकना चाहिए। और जो हमारा ये प्रेशर है, ये 1 मिनट में 60 से 70 टाइम्स जाना चाहिए। इंसान की जान बच सकती है उससे। 3:1 का रेशियो लेके चलते हैं हम लोग, कि 60 बार इसे प्रेस कर दें, 2 बार इसे प्रेस कर दें। तो अरेस्ट जब हो गया है तो अरेस्ट का मतलब है कि आपका हार्ट चलेगा नहीं, पंप होगा नहीं, ब्लड सप्लाई जाएगी नहीं कहीं, और जब ब्लड सप्लाई कहीं नहीं जाएगी तो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा। और सारी मसल्स न्यूट्रिशन पर डिपेंड है, तो हाइपोक्सीमिया होगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, तो ब्रेन डैमेज, विजन जाएगा, रेस्पिरेशन जाएगा, कार्डियक चला जाएगा। हार्ट एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा देर में जाती है, क्योंकि एक बार ये माँ के पेट में चलना शुरू होता है तो एक ही बार बंद भी होता है, ये बीच में कभी रेस्ट नहीं करता ये। और जब रेस्ट कर जाता है तो वही CPR माध्यम में अगर CPR कर दिया तो पेशेंट रिवाइव भी होते हैं पेशेंट। हमने अपनी लाइफ में करीब 5 से 6 पेशेंट ऐसे देखे हैं कि जिनकी डेथ हो गई और जिन्हें हमने बोल दिया कि हाँ अब डेथ हो गई है, कुछ नहीं बचने वाला है। ये तो ऊपर वाले की किस्मत, मतलब ऊपर वाले की माया है, और इस आदमी की किस्मत है कि वो जीवित हो गए। अच्छा, मतलब डेड हो गए हैं और हमने डिक्लेयर कर दिया कि डेड है ये। अटेंडेंट को बता दिया कि अब कुछ नहीं है, हम लोग अपना अब अलग फॉर्मेलिटी करने जा रहे हैं। और हमने वार्ड बॉय से बोला कि जाओ भाई इसकी नाक की नली निकाल दो, कैथेटर निकाल दो। तभी ये आगरा की बात है, ये 96 की बात है। एक RTO साहब थे, तो उनको MI हुआ था, कार्डियोलॉजी में एडमिट थे।
उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन वो एक्सपायर हो गए। जब उसने आरटी निकाली तो वो थोड़ा सा हिल गए, फिर हम लोगों ने सीपीआर करना शुरू कर दिया। ओके, थोड़ी देर बाद हाँ सीपीआर, फिर वो रिवाइव हुए। और मैं उनसे बताता हूँ, एक मतलब घटना शेयर कर रहा हूँ आपसे, कि वो जब जीवित हो गए, ठीक हो गए, डिस्चार्ज हुए वो, फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था आपके साथ। कहते कि मैं कहीं वादियों में गया था और वो जो है वहाँ में एक ट्रेन जा रही थी, बहुत भीड़ थी उसमें, चारों तरफ फूल था, घाटियाँ थी, बहुत अच्छा दृश्य था। मैं उसमें बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लटक रहा था, लेकिन कोई मुझे चढ़ने नहीं दे रहा था। तभी ऐसा एक आदमी ने मुझे लात मारा और मैं नीचे आ गया, नीचे गिर गया, जीवित हो गया। ये सच्ची घटना है। याद था उनको? हाँ, ये सच्ची घटना है सर। वो जो मेरी धमनियों में गूज़बम्स ज़्यादा हो रहा है। सच्ची घटना है ये। हमने 3-4 केस ऐसे देखे हैं। और ये 2015 की बात है, दीपावली का दिन था। सुबह सुबह मैं तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, एक हॉस्पिटल में गया देखने। 8 बजे की बात है, दीपावली के दिन। एक सज्जन 60 साल की एज रही होगी, उनको ब्रोंकियल अस्थमा था, हार्ट अटैक हुआ। वो आए गेट पर, जैसे कि हमारे ये वो देख लेते हैं, उन्होंने कहा कि डेड है, ये कुछ नहीं है। और गैस्प कर रहे थे, मतलब ऐसे, मतलब 1 मिनट में एक बार ऐसे कर देना। अच्छा। हमने कहा लो इनको चलो लेते हैं। सीपीआर किया, सब कुछ किया, और हमने कहा भाई देखो लाइफ इनकी है नहीं, लेकिन हम बस इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर वाले के हाथ में क्या है हमें नहीं पता है। और उनके रिश्तेदारों ने कहा कि डॉक्टर साहब जो करना है आप करिए। उनको हमने किया। 2 घंटे का सारा प्रोसेस चला। 2 घंटे बाद उनकी हार्ट बीट वापस आ गई और वो अनकॉन्शियस रहे, वेंटिलेटर पर रहे। 3 दिन वेंटिलेटर पर है। 3 दिन वेंटिलेटर रहने के बाद में फिर वो होश में आए, वेंटिलेटर से आउट हुए और डिस्चार्ज होकर गए। और वो 2015 से लेकर 2025 तक मुझे आते थे दिखाने। अब मैंने हॉस्पिटल चेंज कर लिया है, तो कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी वो जीवित थे। 10 साल तक तो मैंने उनको देखा। नहीं डॉक्टर साहब, इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ईश्वर का रूप मानते हैं लोग, इसीलिए कि एक जरिया है जिसकी वजह से कोई रिवाइव हो। ईश्वर का रूप कहिए, जो भी कहिए, ईश्वर हम लोगों को इंडिकेशन देता है, हम लोगों को वाइब्स भेजता है कि आप ऐसा करो, आप ये डिसीजन लो, आप ये डिसीजन लो, तभी हम हर मरीज को ठीक कर पाते हैं। किताबों में तो हर चीज़ लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लोगे, आप भी ट्रीटमेंट कर लोगे, हम भी ट्रीटमेंट कर लेंगे। ऐसा नहीं है आपको कंपटीशन दे के नहीं आए, लेकिन अगर आपको 4 साल पढ़ा दिया जाए तो आप भी समझ जाओगे सारी चीज़ें। लेकिन ये कि हम पढ़ने के बावजूद भी ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो हमें गाइडलाइंस देता है कि ये पेशेंट है, आप इसमें नहीं तो देखिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे पेशेंट देखा हमने, और आधे घंटे के अंदर में हमको सारा डिसीजन देना होता है, कंपाइल करके देना होता है। तो उस आधे घंटे में डिसीजन वो वही हमको देता है, वही देता है हमको डिसीजन, और वो पेशेंट ठीक कर देता है। नहीं, और आपका एक एक वर्ड जो आप उसके डायग्नोसिस में लिखेंगे वो सालों साल तक उसके लिए कितना मैटर करेगा। हाँ। मेरे दादाजी को 2018 में हार्ट अटैक आया था। आज भी जब हम कुछ उनका डायग्नोस कराने जाते हैं कहीं पे, तो उनकी वो हिस्ट्री पूरी देखी जाती है। उस पे, उसके पूरे बेसिस पे उनका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। हाँ। मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझिए। हिस्ट्री हमारे मेडिकल साइंस में हिस्ट्री टेकिंग बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आपने प्रॉपर हिस्ट्री ले ली है किसी भी पेशेंट की, प्रॉपर हिस्ट्री ले ली है, तो आपकी 50% डायग्नोसिस एक तरफ चली जाती है कि हाँ हमें ये हो सकता है। एग्जामिनेशन करेंगे, जहाँ आपने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन कर लिया तो आपकी डायग्नोसिस ठीक हो गई। अगर आपकी डायग्नोसिस ठीक हो गई तो ट्रीटमेंट ठीक। लेकिन आजकल इन्वेस्टिगेशन बेस्ड है थोड़ा सा, तो इन्वेस्टिगेशन भी आ जाता है, सपोर्टिव हो जाता है। क्योंकि आज के 25 साल पहले बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन थे, रिमोट एरिया में होते थे। जैसे मैं जब MBBS करता था तो उस समय CT स्कैन बहुत मतलब नहीं था मेडिकल कॉलेज में। हमारे मेडिकल कॉलेज में CT स्कैन नहीं था, एक्सरे ही था। तो ये चीज़ें थी। CT स्कैन कहीं बाहर से हमको कराना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें थी। तो आज तो सारे जो टूल्स आ गए हैं, बहुत अच्छे आ गए टूल्स। और सर जनरली जो कुछ ऐसे सिम्टम्स जो आदमी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए, उसके ब्लड प्रेशर के बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए कि उसको आप हार्ट अटैक से बच सकता है वो आदमी। देखिए, एक दो चीज़ें हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है पहले से, तो आपको मेडिकल गाइडेंस में रहना चाहिए। ठीक है, जैसा आपका डॉक्टर सलाह दे उस तरह से ट्रीटमेंट लेते रहिए। जब वो इन्वेस्टिगेशन कराते रहिए, और जैसी वो डाइट और एक्सरसाइज आपको बताता है उसको आप फॉलो करते रहिए। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो, अगर आप हाइपरटेंसिव नहीं है, मान लिया ब्लड प्रेशर नहीं है, तो आप महीने 2 महीने में अपने लोकल डॉक्टर से, या अपने आप आजकल तो हैंडी BP इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, घर में भी चेक कर सकते हैं, आप चेक करते रहना चाहिए। शुगर, डायबिटीज़ और प्रिलिमिनरी डिजीज़ देखिए, डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है। अगर ये दोनों
थोड़ा सा अलग हटा दिया जाए, किसी को ना हो, तो हार्ट अटैक के चांसेस भी कम हो जाएंगे, अनटिल अनलेस की उसकी और कोई डिजीज ना हो, है ना। तो ये कि अगर आप प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, आपके मम्मी पापा को ब्लड प्रेशर डायबिटीज है, तो आपको ब्लड प्रेशर डायबिटीज के लिए कॉशियस रहना चाहिए। हर 2 महीने 3 महीने पे ब्लड प्रेशर आप चेक करा लें, इन्वेस्टिगेशन करा लें, अपने किसी लोकल डॉक्टर से बात करते रहें। तो अगर रूटीन चेकअप होते रहते हैं तो कुछ हद तक हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सिम्टम्स जो इग्नोर नहीं करने चाहिए। हाँ, सिम्टम, अगर आप डायबिटिक हैं और आपको चेस्ट पेन हो रहा है और मोर देन 30 मिनट तक हो रहा है, ईसीजी में भले ही चेंजेस नहीं आ रहे हों, तो आपको रेगुलर फॉलोअप में होना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे के जो टेस्ट होते हैं, जैसे इको होता है, थैलियम स्कैनिंग होती है, या फिर सीरियल ईसीजी होते हैं, ट्रोपाई होता है, इन सबको कराते रहना चाहिए। आपको अगर चेस्ट पेन हुआ है तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी। हाँ, मैं एक किस्सा बताऊँ आपको। बिल्कुल। हाँ, एक पेशेंट, रात को मैं प्रैक्टिस में ही था, रात की ओपीडी 8 बजे ख़त्म करके मैं सोचा था कि जाऊँ। 9 बजे वो पेशेंट आता है, मेरे को कभी फीवर के लिए दिखाया करता था कि सर मेरे को 2 दिन से यहाँ नेक पेन हो रहा है। मैंने कहा कंप्यूटर काम करते हो? कहता हाँ। तो मैंने कहा तुमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होगा। बोला 3 दिन से लगातार बना हुआ। मैंने कहा लगातार पेन बना हुआ, मतलब ये कैसे डायग्नोज करना है, मतलब कैसे समझना है ये चीज़ है। वो कह रहा है कि मुझे नेक पेन हो रहा है डॉक्टर साहब, 3 दिन से होता है, कभी कभी बीच में आराम मिल जाता है, लेकिन होता रहता है। मैंने कहा देखो तुमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है, ये मेरा अपना कॉन्फिडेंस था, लेकिन ये कि यहाँ मैं गलत था, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, तुमको एक ईसीजी कराना ही है प्रोफाइलेक्टली, ईसीजी करा के मुझे दिखाना है। फिर मैं कहता सर कल करा लो। मैंने कहा नहीं, जब मैं रुक रहा हूँ तो तुम भी अभी रुकोगे, तुम आए लेट हो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम ईसीजी करा के तब मुझे जाओगे। उसने फिर ईसीजी कराया। ईसीजी जब मैंने देखा तो उसको एक्यूट एमआई, हार्ट अटैक। अच्छा, हाँ, 3 दिन से उसको 3 दिन से सिम्टम आ रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा होगा। ओके। उस दिन उसे थोड़ा ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो हार्ट अटैक, नेक पेन, तो ये चीज़, ये पेन है अगर नेक से लेके, कभी कभी चेस्ट पेन नहीं होता है कार्डियक में, कभी कभी होता है कि जो हमारी स्कैपुला बोन है, पीछे जो स्कैपुला बोन है, ब्लेड टाइप के बने हुए ना, इसके बीच में स्पाइन में पेन हो सकता है, या केवल ईचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है। ओके। तो उस पेशेंट को मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा भाई नहीं, मैंने एसजीपीजीआई में बात की, सीनियर रेनाउंड डॉक्टर है, उनसे मैंने बात की कि ये पेशेंट है, इसका अर्जेंट एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए। उसकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हुई सेम डे और रिवाइव कर गया, अच्छा है, अभी है। ये तो बहुत डिफरेंट चीज़ है। एक सिम्टम आपको बताऊं एक्स्ट्रा थोड़ा सा, कि एक पेशेंट है, वो जब खाना खाता है तो उसको यही स्कैपुला के पीछे पीठ में कहता खुजली होने लगती है, और मैं हमेशा डंडा लेके चलता हूँ, इसी से खुजाता हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, ईसीजी कराओ। ईसीजी डाउटफुल चेंजेस, क्योंकि उसको केवल इसीमिया हो रही थी, इको कराया, ट्रोपाई कराया, पॉजिटिव। तो ये वेग सिम्टम भी कभी कभी आते हैं जो हम फिजिशियंस के लिए दिक्कत करते हैं डायग्नोसिस में, लेकिन ये कि वो ऊपर वाला वही ना कि आपको इंडिकेशन देता है कि नहीं बेटा यहाँ पे इस चीज को चेक करो। एक चीज समराइज मुझे समझ में आई, हाँ, कि कोई भी चीज अगर आपको हो रही है तो यू शुड कंसल्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। किसी भी चीज ही विल डिसाइड कि आपको क्या करना है, आगे आपको इग्नोर कर देना है। गूगलाइटिस नहीं होना चाहिए। गूगल तो बहुत बड़ा हम लोगों के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, क्योंकि गूगल में देखिए ना, एक ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो सब पर आधारित है। बिल्कुल, हम लोग जो है इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं। गूगल नो डाउट आज एक टूल है, एआई एक टूल है हमारे लिए, एक असिस्टेंट का काम करता है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस पर भर दी गई हैं, और जब हम आप एक निश्चित वो डालेंगे तो वो एक समराइज करके 5 मिनट में मतलब 5 मिनट क्या सेकंड्स में दे देगा। हमारा ब्रेन थोड़ा सा समय लेगा, आधा घंटा 5 घंटा लेगा उसको सोचने में, बहुत फर्क होगा। लेकिन अच्छा है, हाँ, डायग्नोसिस में अच्छा आएगा, लेकिन वो इलाज नहीं कर सकता। अब आपके केस में क्या है, वो इंडिविजुअलाइज हो जाता है। वो सारे सिम्टम आपके केस में है मान लिया, तो ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक से हो, ऐसा नहीं कि क्योंकि चेस्ट पेन बहुत सारी चीज़ों से है। मान लिया चेस्ट पेन जो हमारी बॉडी है, सबसे पहले स्किन है, अगर हमको न्यूरोजेनिक कोई प्रॉब्लम होगी तो भी पेन हो सकता है। मांसपेशियों के अंदर स्वेलिंग होगी, कोई पेन हो सकता है। फिर हड्डियाँ आती हैं, हड्डियों का जॉइंट है, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन होगा, वो उसकी वजह से पेन होगा। फिर हमारा फेफड़ा है, फेफड़े की जो झिल्ली है प्लूराइटिस, उसमें अगर सूजन आ गई तो पेन होगा, उसमें पानी आ गया तो पेन होगा, लंग्स में निमोनिया हो गया तो पेन होगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हार्ट है तो ऐसे ही हार्ट की झिल्ली है, हार्ट की झिल्ली में सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है, उससे भी पेन हो सकता है, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं होता, वो तो
पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है, उससे पानी निकालते हैं, डायग्नोज करते हैं कि क्यों है, ट्यूबरकुलोसिस है, मैलिग्नेंट है, क्या है, मतलब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से है, तो वो सब करते हैं। तो पेन के तो बहुत सारे रीजन है ना इस एरिया में। एक लोग बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं हार्ट अटैक को गैस के साथ। जैसे ज़्यादातर लोग जैसे किसी के अगर पेन होना शुरू होता है तो इनो ले लेगा, पुदीना खा लेगा, मतलब अपने आप को ऐसे सेटिस्फाई करता है। एक्चुअली आदमी जो है कोई भी डॉक्टर ही है, अगर अभी मैं सीधा सीधा आपको बोल दूं कि आपका इसी चीज से हार्ट अटैक हुआ, तो वो दूसरा कंसल्टेशन जरूर करेगा। किसी और से पूछेगा जरूर, या फिर गूगल में डाल देगा, ऐसा पूछेगा। तो आदमी अपनी ऐसी चीजें सुनना चाहता है जो वो चाहता है। बिल्कुल वो चाहता है। मैं कह दूं गैस का पेन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि अगर आपको गैस बन रही है, यहाँ चेस्ट पेन हो रहा है, कहता है गैस का पेन है, नो डाउट हार्ट का अगर अटैक चल रहा है तो हार्ट कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। बिल्कुल। अगर वीक हो रहा है तो उसकी पंपिंग पुअर हो रही है, पंपिंग पुअर हो रही है तो पेट में जो ब्लड सप्लाई है वो भी पुअर होगी। बिल्कुल। तो इस तरह के सिम्टम दे सकती है, गैस के सिम्टम दे सकती है। कुछ पेशेंट ऐसे, अब बात आपने छेड़ी तो मैं 2-3 केस ऐसे मैं बता दूं कि ये भी होता है, हम लोगों को पढ़ाया भी जाता है और हम लोग कॉशस भी रहते हैं इसमें, कि पेशेंट आया अर्ली मॉर्निंग कि उसे उल्टी हो रही है और पेट, तो नॉर्मल आदमी तो ये सोचेगा ना कि गैस्ट्रिक पेन है, उसे एमसेट दिया, पेन नॉर्म दे दिया। लेकिन उस समय एज ए फिजिशियन हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि और भी चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो कभी कभी हम लोगों ने इमरजेंसी में बोल दिया कि अगर इस तरह का पेशेंट आए, ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या नहीं भी है, तो ईसीजी प्राइमरी जरूर कर लिया करो। ईसीजी करते हैं इंफीरियर वाला एमआई, ओके, इंफीरियर करके हार्ट का जो नीचे वाला तला है वो डायफ्राम को टच करता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा तो वो थोड़ा सा उसको भी इरिटेट करेगा, गैस बनेगी, डकार आएगी, हिचकी आएगी, वॉमिटिंग हो सकती है। अच्छा। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर गालब्लैडर में पथरी है, कॉलिसिस्टाइटिस है, कॉलिलिथिसिस है, उसका पेन यहाँ शोल्डर में करता है। अच्छा, यहाँ पेन होगा, ओके, रहेगा यहाँ डिजीज। तो ये क्लिनिकल, ये एआई या गूगल नहीं आपको डायग्नोज कर सकता, ये डॉक्टर ही डायग्नोज कर सकता है। जब आप उसके पास जाएंगे वो आपको एग्जामिन करेगा और फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन बताएगा। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन अगर कोई डॉक्टर बताता है, ऐसा नहीं कि वो सारे इन्वेस्टिगेशन आपसे कराएगा, लेकिन कुछ अगर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन वो डिसाइड करता है तो मैं चाहूँगा कि हर एक के लिए कि वो उसको माने और करा ले। थोड़ा पैसा जरूर खर्च होता है, लेकिन ये कि वो आपकी हेल्थ के लिए ही सोचता है। मैं एज ए डॉक्टर यही सोचता हूँ कि भाई मेरे पास आप आए हो और मेरा पर्चा जा रहा है या मेरी राय जा रही है उस पर, तो स्पेसिफिक हो और उसको आप फॉलो कर लें। फॉलो करके अगर सब चीज़ नॉर्मल आती है तो आपसे ज़्यादा खुश मैं होऊंगा कि भैया चलो आपको कोई डिजीज़ नहीं है, आप जाओ मस्त रहो, है ना। जैसे डॉक्टर्स ऐसे, लेकिन ज़्यादातर लोग डॉक्टर का प्रोफेशन इसलिए भी चूज़ करना चाहते हैं कि इसमें पैसा बहुत है। देखिए, पैसा तो हर चीज़ में है, कहीं आगे से, कहीं पीछे से, कहीं ऊपर से, कहीं नीचे से, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे प्रोफेशन में जो हमने लिया और या हम सोचते हैं, मैं जैसा सोचता हूँ उसमें यह है कि प्रोफेशन ज़्यादा, जब एक पेशेंट आता है, जो मैंने अभी किस्सा बताया आपको कि डेड पेशेंट आए और रिवाइव कर गए, तो जो खुशी मिलती है ना वो करोड़ों रुपए से ज़्यादा होती है। लाइफ को, मतलब दिमाग को जो मतलब संतुष्टि मिलती है, नो डाउट पैसा है, आखिर पेट तो हमारा भी है, खाएंगे हम भी, परिवार है हमारा, है ना, पैसा तो है ही है। लेकिन जो डॉक्टर को चाहिए, या मैं चाहता हूँ कि पैसा तो मिलता ही है, लेकिन कभी मैं पैसे के लिए नहीं भागा। मैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी गया, प्राइवेट जॉब में भी गया, कॉर्पोरेट सेक्शन में भी गया। तो मेरा एक एथिक रहता है कि भाई जो काम करो वो सही करो और सच्चाई से करो, क्योंकि एक बार अगर हम झूठ बोल देंगे किसी के साथ में या कोई बेईमानी करेंगे तो हमको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि 10 साल बाद वो हमसे मिलेगा तो हमको याद रखना पड़ेगा कि इसके साथ हमने क्या बोला था। सही बात। और अगर हम सच्ची चीज़ करेंगे, सही चीज़ बोलेंगे, सही तरीके से मैनेज करेंगे तो हमको लाइफ में कभी याद रखने की जरूरत नहीं है। सही बात है सर। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम करते हैं हमेशा अपने सारे। देखिए मैं क्या जवाब दे पाता हूँ आपके सवालों का। प्राइवेट प्रैक्टिस या गवर्नमेंट प्रैक्टिस, अगर आपको सिर्फ एक चूज करना हो तो आप क्या करेंगे? देखिए हमको अगर चूज करना हो तो हमने गवर्नमेंट भी किया और प्राइवेट भी किया, लेकिन प्राइवेट में हमको एक सुकून मिला कि हम सही तरीके से इलाज कर सकते हैं और हमने किया। अच्छा। गवर्नमेंट में हमने किया था, बताऊं क्या? आगे गवर्नमेंट हमने किया तो बहुत फैसिलिटीज़ हमको नहीं मिल पाई गाँव में, तो हमें लगा कि हमें गवर्नमेंट में अपना टैलेंट खो रहे हैं, इस वजह से हमने प्राइवेट। लेकिन सर एक छोटे से गांव से आने के बाद आप इतने बड़े लेवल के डॉक्टर बने, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये बात सही है कि मैं बहुत छोटे से गांव से आया हूँ,
और खेती करते समय खेती एकदम करते से आपका लाइफ डिसीजन चेंज हुआ कि हाँ, मुझे डॉक्टर बस बनना ये है है तो कि हाँ, बस ये है कि मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं शहर में पढ़ाई करूँगा, और शहर में गया, गांव से शहर में गया। वहाँ मैंने हाई स्कूल में इंट्रेंस लेने के लिए मैंने कंपटीशन बीट किया, तब जाके मेरा साइंस साइड मुझे मिल पाया था। तो मेहनत तो की है, और मेहनत बिल्कुल अभी भी करते हैं और करनी पड़ेगी। कोई भी अगर आगे भी कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उससे एक चीज़ तो ये है कि अगर वो, देखिए पैसा हम कितना कमा लेंगे, पैसा हम लेके तो ऊपर नहीं जाएंगे ना। बिल्कुल। और अगर हम आज चाहे कि डॉक्टर बन के हम हवाई जहाज़ खरीद लें, तो हमें हवाई जहाज़ खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। हवाई जहाज वालों को ट्रीट जरूर करते हैं। अब राजा भैया को ट्रीट किया था हाँ, आपने, ट्रीट करते हैं। जब हवाई जहाज से वो गिरे थे। ट्रीट। एक डिसीज जो आप चाहते हैं कि दुनिया से बिल्कुल खत्म हो जाए। देखिए, सबसे चाहते तो बहुत सारी डिजीज हो गए हैं, कोई जो लेकिन सबसे परेशान करता है अब जैसे कि जो पॉवर्टी लेवल में जो बाहर है ना, वो जो ट्यूबरकुलोसिस है, वो अभी भी, हालांकि इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अभी भी है, अभी भी जा नहीं रही है। तो हम चाहते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस जो क्षय रोग है, तो बिल्कुल चला जाए दुनिया से। ओके, अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते हैं? शायद फार्मर ही होता है। तो वो भी अच्छा ही करते थे गाँव में। अच्छा, आज के टाइम का सबसे ओवररेटेड हेल्थ ट्रेंड क्या है? ओवररेटेड हेल्थ ट्रेंड है कि जो आजकल विज्ञापन चलते हैं, उसमें ये होता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ है कि एक बता दिया जाता है कि जैसे पानी ज़्यादा पीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। तो पानी ज़्यादा पीना भी खतरनाक होता है ना। ये हाँ, पानी की जगह पे जैसे कि गर्मी है इस समय, टेम्परेचर ज़्यादा है इसमें, तो आपको अपने को हाइड्रेट रखना है। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे 10 लीटर पानी पीना है तो 10 लीटर पानी, वो तो पोटामेनिया हो गई ना, कि पानी ज़्यादा पीने की हो गई, पानी ज़्यादा पियेंगे निकालेंगे। लेकिन ये है कि हाइड्रेशन रखना, तो एक जैसे कि ओवररेटेड है कि पानी 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 पानी, तो वो नहीं। लोग आजकल बॉटल लेके चल रहे हैं, हाँ, 20-20 लीटर भी पी जाते हैं। एक अच्छा, एआई वर्सेस डॉक्टर में 2040 में डायग्नोसिस अच्छा एआई करेगा या डॉक्टर फिजिकली उससे मैं अच्छा डायग्नोस करेगा? डॉक्टर्स को एआई असिस्ट करेगा, और एआई अच्छी डायग्नोसिस देगा हमको, क्योंकि उसके अंदर जो है ना, पूरे वर्ल्ड के डाटा फीट होंगे, और वो हम जल्दी से एनालाइज करके हमको बता देगा। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल है हमारे लिए एआई, कि हमें मैनेज करने में आसानी होगी। ओके। और सर, एक हेल्थ एडवाइस इस पॉडकास्ट के आखिरी में आप किसी को देना चाहें? वैसे तो हमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे सीनियर समझा गए हैं, कि हेल्दी टू राइज, हेल्दी टू बेड, प्लस बैलेंस डाइट। ओके। और अपने को अनुशासन में रखिए। एक है क्लीनिनेस, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी। ओके। अपने शरीर के साथ भी ऑनेस्टी रखिए, डिसिप्लिन में रहिए, और क्लीनिनेस। सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मुझे लगता है कि आज जितने लोग इसको देखेंगे, इस पॉडकास्ट को, उन्हें कई सारी मिसकंसेप्शन और चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि डायबिटीज़ क्या है और ब्लड प्रेशर क्या है और कैसे इससे बचा सकता है। अगर इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि अगर हम 2, 3, 4 लाइफ भी बचा सके तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी। नहीं, हम खुद सोचते हैं कि इस डॉक्टर, इस प्रोफेशन में अगर हम कुछ गिनती की लाइफ अगर बचा सकते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं इस चीज़ से। और मैं आज यही मैसेज दूंगा लोगों को कि भाई अपनी लाइफ के प्रति सतर्क रहें, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें, और संतुलित आहार लें, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। सही बात है, एक बार मिली हुई है, इसी को स्वस्थ लाइफ जिए। बिल्कुल, लंबी नहीं, स्वस्थ लाइफ जिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस थोड़े से भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ और अपने घर वालों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है किसी एक को इस वीडियो की ज़रूरत हो और आप उसके लिए बहुत कुछ कर पाएँ। थैंक यू।